जय हिंद गाइस। आई एम सॉरी। जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम नितिन मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी इस वर्ब के बारे में अगर अच्छे से जान जाएं तो एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत मदद होने वाली है। तो ये बहुत क्लियर है कि आज इस क्लास के माध्यम से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स। ओके, सो आज के पूरे हमारे डिस्कशन का जो मेन एजेंडा है दैट इज वर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी कि आज इस सेशन के माध्यम से हम वर्ब्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो गाइज, क्या होती है वर्ब, इस पर बात करते हैं। तो देखो, वर्ब की एक बेसिक सी डेफिनेशन आप जानते होंगे कि अगर हम कहें वर्ब किसे कहते हैं तो अमूमन जो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं वो देते हैं कि अब जैसे मैं आपसे यही पूछ लूं, अगर कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं आपके लिए आपके हिसाब से आखिर वर्ब क्या है। गाइज, मुझे एक बार आप उत्तर दें और बताएं आपके हिसाब से वर्ब आखिर क्या है। एक बार आप मुझे आंसर दो और तब तक मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हम अक्सर यहां अगर वर्ब के बारे में डिस्कशन करें तो ये बात निसंदेह बहुत क्लियर है कि वर्ब के बारे में जब भी हम सोचते हैं वी ऑलवेज थिंक अबाउट सम काइंड ऑफ एक्शन, और यही हमें बताया गया है। लेकिन बेसिकली एग्जाम में या सेंटेंसेस में अगर आप वर्ब के बारे में इस तरीके से सोचते हैं तो आपको ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। क्यों ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, मैं बताता हूं। दरअसल वर्ब बेसिकली अपने सेंटेंस में आकर, याद रखना, बातें करती है, बताती है, बातें करती है। सेंटेंस में वर्ब वाकई में बातें करती है। किसके बारे में? अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ वर्ब किसे कहते हैं तो आप कह देना सर, दरअसल मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, हमें बचपन में बताया गया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। तो गाइस, दरअसल ये जो वर्ब है वो इस प्रेडिकेटिव भाग का हिस्सा है जिसका काम है बातें करना। ये जो प्रेडिकेट है इसी को आप वर्ब कहते हो। यानी वर्ब का काम है बातें करना। वर्ब क्या करती है? बातें करती है। वर्ब बातें करती है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो यही बात आपको याद रखनी है। आपको बचपन में ही बताया गया था सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय द प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चाहे प्रेडिकेट कह दो चाहे वर्ब कह दो, बात सेम है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होने के कारण आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ये मामला बहुत सिंपल सा है। वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर कोई पूछे क्या वर्ब एक्शन बताने के लिए आती है तो जवाब होगा नहीं, ये मुद्दा नहीं है। वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये वर्ब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता सके। अब क्या बता सकते हैं, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे वर्ब बता सकती है सब्जेक्ट कौन है, किस स्थिति में है, उसके पास क्या है, और सब्जेक्ट क्या करता है। ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या महसूस करता है, ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। बट वर्ब बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बताती है। नाउ गाइस, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में दो पार्ट में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट बेटा याद रखो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। और दूसरा होता है मेन वर्ब। सभी को क्लियर है गाइस? अब गाइस ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दरअसल शक्ल से नहीं अपने कार्यों से पहचाने जाते। यानी वर्ब जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप उस वर्ब का इस्तेमाल कभी मेन वर्ब के जैसे करोगे, कभी यू विल यूज दैट वर्ब इन हेल्पिंग वर्ब फॉर्म। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो याद रखो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के हेल्प करने के लिए आती है। यानी जब आपको मेन वर्ब को सपोर्ट करना है, मेन वर्ब के और अन्य विचार सामने रखने हैं, तो आप सब सपोर्टिंग वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे। यहीं से अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, और आइए देखते हैं इस क्लास से हम आज क्या लेकर जाएंगे। आप सभी नोट्स बनाते चलना। और गाइस आज के सेशन को अगर आप सभी ध्यान से अटेंड कर गए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सभी बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना? बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें, ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली वे वर्ब्स हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी इससे हमको शिक्षा ये मिली कि जब भी बात ऑक्सिलरी वर्ब की आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब कांट कम अलोन इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं राम is my friend, मुझे लगता है इस सेंटेंस को देखते ही आप इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान लिए होंगे। आपको बस आंसर देना है। गाइस मुझे बताओ, क्या आप आसानी से इस हेल्पिंग वर्ब को पहचान पाए? क्या आप आसानी से इस हेल्पिंग वर्ब को पहचान पाए? तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सी वर्ब मौजूद है। जरा कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं, जरा कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं। सो गाइस थैंक यू, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है और आंसर दिया है इज। बेटा आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि यहां पर इज मेन वर्ब है, यहां इज मेन वर्ब है। अभी अभी आपने कुछ देर पहले एक बात सीखी, ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब हैं जो अन्य वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कभी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारे सेंटेंस को आप ध्यान से देखो तो रियलाइज करोगे यहां पर सिर्फ एक ही वर्ब है। चूंकि सिर्फ एक ही वर्ब है और ये इज किसी दूसरी वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं हुई है, तो ये इज यहां पर मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। परंतु अगर मैं कह दूं कि राम is coming here, तो गाइज अब आप यहां पर रियलाइज करोगे कि यहां पर हमारे पास एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, मेन वर्ब हमारे पास यहां पे कमिंग है, और इस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए एक और वर्ब यहां पर लिखी गई है, दैट इज। तो हम इज को या तो ऑक्सिलरी बोल दें या तो
हेल्पिंग वर्ब बोल दें, बात सेम है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली लाइज व्हेन यू हैव एन एडिशनल वर्ब जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो। क्या सभी को क्लियर हुआ? जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, तो गाइस उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। एंड अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए विचारों को सीखते हैं। तो हमने ये देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होगी, अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऑक्सिलरी वर्ब दरअसल हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, और हेल्पिंग वर्ब याद रखना दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब दरअसल दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो कि अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब दरअसल दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब के नजर आएंगे। और वर्ब जो कि दो भाग में बटी है वो तो आप जानते ही हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहां से आप इन चीजों को क्लियरली समझ सकते हो कि भाई वर्ब दो भाग में बटी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब खुद में दो प्रकार की होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो गाइज अगर आप इन दोनों तरह से देखें तो आप इसे समझ पाएंगे कि भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब खुद में दो पार्ट में बटी है, मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब गाइज सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो गाइज अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी होती है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought to। ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही किया जा सकता है। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल आप यहां पर देखो, मेन वर्ब है रन, और ये जो कैन है ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है। मेन वर्ब है स्टडी, ये जो शुड है ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है। इस तरीके से आप इन सभी चीजों को क्लियरली समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको क्लियरली समझ आया होगा। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हम जानेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें से कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। खासकर ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि कई बार वर्ब होती है, कई बार एडजेक्टिव होती है। तो याद रखो, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी वर्ब है जो कभी वर्ब का काम करती है और कभी विशेषण का काम करती है, जैसे कि यूज टू, जैसे कि नीड और जैसे कि डेयर। याद रखो इन तीनों को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में तीन क्रियाएं ऐसी हैं, यूज टू, नीड और डेयर। ये कभी विशेषण का काम करती हैं, कभी वर्ब का काम करती हैं। और चूंकि ये दो अलग अलग रोल्स प्ले करती हैं तो भाई इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझें और ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो गाइज आप देखो तो कहीं ना कहीं आप मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग कर रहे हो और एडजेक्टिव के रूप में यूज टू का प्रयोग कर रहे हो। आइए इस यूसेज को देखते हैं।
अगर मैंने कहा आई एम, तो आप जानते हो एम के बाद अगर मेन वर्ब होती तो वो आईएनजी फॉर्म में होती। एम के बाद अगर मेन वर्ब होती तो आईएनजी फॉर्म में होती। परंतु आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर वर्ब को आपने उसके थर्ड फॉर्म में लिखा है। याद रखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और पास्ट पार्टिसिपल या कोई भी पार्टिसिपल वास्तविकता में एक विशेषण, एक एडजेक्टिव का काम करता है। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज टू, नीड और डेयर को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और ये कभी विशेषण और कभी वर्ब का काम करते हैं। जैसे एम के बाद आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज टू यहां पर विशेषण है, यहां पर एडजेक्टिव है। जबकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, नीड यहां पे वर्ब हुई। यू नीड नॉट कम टुमारो, अब यहां पर देखिए ये जो कम है, दरअसल ये कम चूंकि आप देख सकते हैं कि मेन वर्ब है तो ये नीड यहां पर हेल्पिंग वर्ब के जैसे इस्तेमाल की जा रही है। अब आप यहां पर देखो भाई, हमको ये देखने को मिला कि हमारे पास जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और इनमें से कुछ एडजेक्टिव का भी काम करे तो फिर आपने उसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कह देना है। अब गाइस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें, कुछ एग्जाम्पल आपको और दिखा रहा हूं। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेटर। अब जरा देखो, डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, डेयर यहां पर मेन वर्ब हो गई। यस और नो? यानी ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे डेयर यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, है ना। यानी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी मेन वर्ब हो जाती हैं, जो कभी एडजेक्टिव बन जाती हैं, जो कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। ऐसे क्रियाओं को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये कभी मेन वर्ब और कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। इन्हें हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का दर्जा देते हैं। और इसी क्रम में हमने सीखा कि भाई जो यूज्ड टू है, जो नीड है, जो डेयर है, ये कभी मेन वर्ब बनेंगे, कभी हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, कभी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सिंपल सी बात निकली कि भाई नीड, डेयर और इसके अलावा आई गेस यूज्ड टू कभी मेन वर्ब बन सकते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं और कभी विशेषण का भी काम कर सकते हैं। अतः इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो अब हम यहां पर एक एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही कामली ध्यान से सीखेंगे और एक एक बात को आपको समझना है। सबसे पहला लॉजिक जो आपको वर्ब में जानना है, सबसे पहला लॉजिक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आप सभी सेशन में आप सभी अपना कंट्रीब्यूशन, डेडिकेशन, अपना प्रेजेंस पॉजिटिव वे में बनाए रखें and try to understand each and every point that I'm just trying to make you clear, because आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको हेल्प करने वाला है।
मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब नहीं हो सकती, यस और नो, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे कैन आप कभी मेन वर्ब नहीं बना सकते, शुड आप कभी मेन वर्ब नहीं बना सकते। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी। हाँ, मार्जिनल ऑक्सिलरी एक ऐसी ऑक्सिलरी है जो कभी मेन वर्ब बन जाती है, कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। सो गाइस, उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगली विचार जो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानना चाहिए वो है कि जैसे आपके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म्स होते हैं, उस प्रकार से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कोई ऐसे फॉर्म्स नहीं होते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के V1, V2, V3, आईएनजी या एस फॉर्म नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर और सभी पर्सन्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके फॉर्म्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप प्लीज इसे नोट करें कि हेल्पिंग वर्ब में मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब जैसी इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही इसके कोई V1, V2, V3, आईएनजी, एस फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? तो गाइस, उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। एंड अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करोगे कि आई एम यूज्ड टू, अगर आप देखो तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया मेन वर्ब। ध्यान से देखो, एम हो गया मेन वर्ब। यूज्ड टू दरअसल एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दरअसल एडजेक्टिव का काम करती है अगर वो पास्ट, प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, तो ये बेसिकली एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सभी को क्लियर हुआ? थैंक यू। तो गाइस, आफ्टर नोइंग कि इसके कोई V1, V2 फॉर्म्स नहीं होते, हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं विद द आइडिया 3, जो कि थर्ड थॉट है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। यहां पर हमारे पास ऑट और यूज्ड, ध्यान से देखो, ऑट और यूज्ड के बाद हमेशा 2 + V1 का इस्तेमाल होगा। आपको ये ध्यान रखना है। यानी आप अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, मैं एक बार के लिए आपको पीछे लेके चलना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। आप भी सोचोगे सर बार बार पीछे जा रहे हैं, बिकॉज फॉर वन थिंग याद रखना, कैन के साथ V1 लगेगी, ओनली V1। कुड के साथ ओनली V1, मे के साथ ओनली V1, माइट के साथ ओनली V1, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ V1 लगेगी। बट अगर हम ought to की बात करें तो देखो, ought to के साथ 2 + V1 लगता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही बात मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम अगर बात करते हैं ought और used की, तो ought और used के बाद सीधे V1 नहीं आता, हम 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। ought और used के साथ 2 + V1 का इस्तेमाल होता है। We ought to respect, we used to come late। उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। आई गेस आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा, है ना? थैंक यू बेटा। तो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इंडिविजुअल एक एक हेल्पिंग वर्ब को चुन रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं समझ पाता हूं कि बच्चों को एक एक वर्ब के इस्तेमाल, उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होती। सो हम एक एक करके इनको चुन रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैन और कुड को।
सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कैन और कुड को। सो गाइस याद रखो, अगर आपको ये लगता है कि हम कैन और कुड को V1 V2 की तरह देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि कई बार पास्ट का भाव कुड से आ जाता है, परंतु ये दोनों इंडिपेंडेंट मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इनका इस्तेमाल हम एक अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। आप प्लीज बेटा नोट्स बनाते चलना, बेटा नोट्स बनाते चलना। And I would request you, many people suggest me to go fast, to go fast. If you will not note it down, obviously you will feel that the class should be like, F1 race. But if you will be noting it down, and those who are noting it down, they know that the speed, the pace I am carrying with this session is perfectly fine. I'm not slow and I'm not very fast. But if you are not noting and making notes of what I'm teaching here, then I believe that your opinion will vary, and that's not the best way to learn. You are learning in a wrong way. How can one learn without, writing, understanding, noting any point that the teacher is explaining? So if you are a good student, if you are a true student, you are supposed to note every bit of the session which is being just taught, which you just listened and understood well. सो गाइज याद रखें, कैन और कुड के केवल यूसेज यहां डिस्कस हो रहे हैं स्पेसिफिकली। तो आपको अगर कोई प्रश्न होगा ना कैन से और कुड से, आप यहां पर बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके एंड गाइज आप सभी जानते हो कि मैं नोट्स की लिंक भेज देता हूं। माई नो एनी नोट इज पेंडिंग बिकॉज 2 नोट्स पेंडिंग थी जो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। आप अगर ग्रुप में हो तो आप उसे देख सकते हो एंड यू कैन इजीली नोट एवरी बिट ऑफ द सेशन। आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा देता हूं, लिंक आप चेक करो। आपने शायद चेक नहीं किया होगा। थिंग्स हैव बीन डिलीवर्ड बेटा, थिंग्स हैव बीन डिलीवर्ड। ओनली द क्लास हैज टू बी अपलोडेड। यस आई नो द क्लास हैज टू बी अपलोडेड येट, बट PDF has already been given beta. So guys, उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। And why you are not able to make notes, I don't understand, because if you find anything to, me to repeat, I will be repeating. Understand and learn with patience beta. You can't be, in a race of learning. When you are learning, you should be calm, you should be composed. So can का प्रयोग याद रखो सबसे पहले पावर यानी शक्ति के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति के लिए करते हैं। अभी कह रहे हैं थोड़ा स्लो चलिए, हर बार कह रहे होते हैं फास्ट चलिए। आप आपस में ही बेटा एक माइंडसेट बना लो पहले। आई जस्ट वॉन्ट you to match my speed, but you everyone wants to, me to match your speed, and obviously we are just putting the cart before the horse. That is not the right way to learn. You should try to match the speed of the teacher. If I am very fast, then give me the feedback, sir you are very fast in the class, but your feedback varies because you want your teacher to match your speed. Instead, you must match the teacher's speed. So आप प्लीज ट्राई करो मेरी स्पीड मैच करने की। अगर दिक्कत आती है तो एक कॉमन फीडबैक दो। 200 बच्चों के अगर 200 फीडबैक्स होंगे, थिंक अबाउट इट, आई विल फाइंड इट हार्ड टू इंप्लीमेंट ना बेटा। तो गाइस याद रखो, कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति के लिए करते हैं। एबिलिटी यानी योग्यता के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। यानी अगर कोई पूछे कैन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो आप 3 नाम ले लेना, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। सभी को क्लियर है गाइस?
सो गाइस उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया। अब यहाँ पे कुड के बारे में देखो, कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी के लिए करते हैं। यानी ये तीन एंगल ऐसे हैं जो कैन और कुड में प्रेजेंट और पास्ट के भाव को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इसे आप इसी तरीके से समझें। तीन ऐसे डायमेंशन हैं, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। प्रेजेंट में पावर, प्रेजेंट में एबिलिटी, प्रेजेंट में कैपेसिटी के लिए कैन, और पास्ट में पावर, पास्ट में कैपेसिटी, पास्ट में एबिलिटी के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। For power, for ability, for capacity in present we use can. For power, ability and capacity in past we use could. Is this clear guys? अब guys पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कैन और कुड बताते हैं, उन पर भी आएंगे। पर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहां पर ही कैन लिफ्ट द बॉक्स में आप ये देख पाएंगे कि यह व्यक्ति इस बॉक्स को उठाने में सक्षम है, यानी आप किसी की क्षमता कैन से बता रहे हो। और कौन सी क्षमता? प्रेजेंट की क्षमता, प्रेजेंट की कैपेसिटी आप बता रहे हो, प्रेजेंट की शक्ति आप बता रहे हो, प्रेजेंट का पावर बताने का प्रयास कर रहे हो। अगला है गाइस कुड प्लस कम येस्टरडे, ही कुड नॉट कम येस्टरडे। अगेन यहां पर आप उसकी एबिलिटी बता रहे हो कि वह आने में एबल नहीं था बीते कल, है ना। यानी प्रेजेंट के एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, इन चीजों के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर बात परमिशन किया जाए, अगर बात परमिशन किया जाए तो परमिशन में प्रेजेंट पास्ट नहीं होता। सभी को क्लियर है? परमिशन में प्रेजेंट पास्ट नहीं होता। तो गाइज उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आ गया होगा। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा हूं। और कैन का प्रयोग अनुमति, याद रखना, कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है, और इसमें प्रेजेंट पास्ट का भाव नहीं होता। यू कैन गो नाउ, यहां पर कैन प्रेजेंट और पास्ट नहीं बता रहा, बल्कि परमिशन का भाव एक्सप्रेस कर रहा है। इज दिस क्लियर गाइज? कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को हम सैद्धांतिक संभावना कहते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को हम सैद्धांतिक संभावना कहते हैं। यानी अगर कोई सैद्धांतिक संभावना बतानी है तो भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर देखो, गलतियां तो सभी से हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसलिए ये सैद्धांतिक संभावना है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो यहां पर आप सैद्धांतिक संभावना का भाव कैन से देख सकते हैं। गाइज यहां पे कोई प्रेजेंट पास्ट की सिनेरियो नहीं है। आई एम अगेन मूविंग फॉरवर्ड। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। अगर हम यहां पर देखें तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कैन से और रिमोट पॉसिबिलिटी कुड से बताते हैं। सैद्धांतिक संभावना कैन से और इसके अलावा रिमोट पॉसिबिलिटी कुड से बताते हैं। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। व्हाट डू यू मीन बाय देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट? इट मींस दैट इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब हो या हो सकता है ना हो। तो ये जो थी आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी आप कुड से बताते हो। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आपको क्लियरली समझ आया होगा। इज दिस क्लियर गाइस?
सो गाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा हूं। कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां भी कोई प्रेजेंट पास्ट की बात नहीं है। कैन का इस्तेमाल रिक्वेस्ट भी करता है, यहां भी कोई प्रेजेंट पास्ट की भाव नहीं है। अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी है, दोस्ताना निवेदन यानी फ्रेंडली अगर रिक्वेस्ट करनी है, तो फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट वी ऑलवेज यूज कैन। Likewise, you want to request your friend, you will use can. Okay, so for friendly request you use can. For example, especially in the interrogative sentence, what I mean to say, suppose you want to request in an informal way, so requesting somebody informally, you can request using can, making an interrogative sentence. For example, can I take your scooter? So can I take your scooter seems like a question, but actually you are not asking anything. Instead of asking, you are requesting somebody कि please चाचा मुझे अपना स्कूटर चलाने दो ना यार। तो गाइस, दोस्ताना निवेदन, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आप कैन से बताते हो। लेकिन याद रखना, जब आप कैन से रिक्वेस्ट करते हो तो वो असर्टिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। सो कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। इसके ऑपोजिट आप कुड का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी औपचारिक निवेदन करने के लिए करते हो। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। सभी को क्लियर है गाइस? जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, अगेन यू आर यूजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यद्यपि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप उनसे कुछ पूछ नहीं रहे, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं 2 मिनट के लिए मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। सभी को क्लियर हुआ? गाइस याद रखो, एक बहुत क्लियर सा थॉट है, शायद आपको किसी ने आज तक ये समझाया नहीं होगा, शायद आपको ये किसी ने बताया नहीं होगा, है ना। आपको अगर कोई ये पूछे कि सर आपने कैन के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, कुड के बारे में इतनी सारी बातें बता दी, क्या आप इसको एकदम और कुछ ऐसा बता दो जिससे ये आसान हो जाए। तो गाइज आपको आश्चर्य होगा जान के, मान लो कैन का इस्तेमाल मैं ना करूं, मैं कुड का इस्तेमाल ना करूं, मैं समझ लूं कि भाई मैंने इनको मार दिया, मान लो मैंने इनको मार दिया, आई किल्ड देम। नाउ अब मैं आपको कैसे बोलूं कि आई कैन गो with my wife on a holiday। So guys, यहां पर जो कैन है ना, अगर मैंने इसको मार दिया तो भाई मैं इसको इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताना चाहूं तो अब कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने तो इसको मार दिया, तो मैं लिखूंगा आई विल बी एबल टू गो विद माई वाइफ ऑन अ हॉलीडे। यानी याद रखना बहुत क्लियरली गाइस, बहुत क्लियरली इस बात को याद रखना, कोई पूछे कैन क्या है तो कह देना कैन कुछ और नहीं, बस विल बी एबल टू को हम कैन कहते हैं। इससे सरल
आपको कोई नहीं बता सकता। कैन कुछ नहीं है, विल बी एबल टू को कैन कहते हैं। आई विल बी एबल टू राइट, आई कैन राइट। यानी आप याद रखो, कैन का अर्थ विल बी एबल टू होता है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो बेटा जरा बताओ कुड का अर्थ क्या होता है, तो कह देना ये वाला हम बताएंगे। हमारे गुरुजी ने बताया था, आवर टीचर आवर मेंटर हैड टोल्ड अस कि भाई वुड बी एबल टू को हम कुड कहते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप विश्वास माने आप बाकी विद्यार्थियों से खास हो गए हैं। क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्ति एक सेंटेंस लिखकर दे दे और कहे कि सेंटेंस में एरर बताओ, अगर मैं कह दूं आई कैन नॉट बी एबल टू कम, एरर बताओ, तो आप कह देना कि अरे ये तो मैं तुरंत बता दूंगा, चुटकियों में बता दूंगा, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि कैन में एबल टू की मीनिंग समाई हुई है। कैन में एबल टू की मीनिंग खुद उसके अंदर समाई है। जब कैन का अर्थ एबल होता है तो हम अलग से एबल टू नहीं लिख सकते, ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है। या तो कैन ही आएगा या तो एबल टू ही आएगा, दोनों को साथ में लिखना बेवकूफी है। यस और नो, दोनों को साथ में लिखना बेवकूफी है। सभी को क्लियर है गाइस? उम्मीद है अब आप इन बातों को क्लियरली समझ पाए होंगे कि एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, क्योंकि कैन और कुड और एबल टू दोनों क्षमता बताते हैं। सभी को क्लियर हुआ गाइस? सभी को क्लियर हुआ? अब गाइस यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एबल टू और कैन सुपरफ्लुअस वाक्य। ऐसा करने पर हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना दे रहे हैं, और सुपरफ्लुअस अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है। सही फॉर्मेशन दो हो सकती है, या तो आप बोल दो आई कांट कम टुमारो, या तो आप बोल दो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप चाहे ये बोल दो आई कांट कम टुमारो, या तो आप कह दो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। दोनों ही बातें सेम हैं बेटा। क्या आपको समझ आया? और ये शायद आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप इस हिस्से को सोशल मीडिया पे ज़रूर पिच करें। इसकी जो 1 मिनट की क्लिप हो, ज़रा इसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना, इंस्टाग्राम पे, अगर आप फेसबुक चैनल चलाते हो, आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, वहाँ डाल देना बेटा, और मुझे भी टैग कर देना। सभी को क्लियर है गाइस? जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई विल बी ना करे, खाली एबल टू करे, तो बेटा नहीं, तब वो मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म कैसे लेगा? विल बी एबल टू लिखना पड़ेगा कैन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि आप मॉडल वर्ब के यूसेज पर डिस्कशन कर रहे हो। ये था कैन और कुड। आप एक बार मुझे अपना रिस्पॉन्स दे देते, क्या कैन और कुड में जितना मैंने बताया क्या आपको उतना क्लियर है गाइस? कैन और कुड की सारी बातें क्या आपको क्लियर है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती वो मैं जानता हूं, मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड करने कह रहा हूं। आपके घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा, दादा, नानी कोई भी हो, सेलफोन उनका उठा लो, उनसे कह दो वो आपकी वीडियो बना ले पढ़ते हुए, है ना? सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू मे एंड माइट। शुद्ध मन से सीखिए, हम बात कर रहे हैं मे, माइट और मस्ट की। गाइस मे, माइट और मस्ट, गाइस हम बात कर रहे हैं मे, माइट और मस्ट की। इज दिस क्लियर? सबसे पहला जो विचार है दैट इज मे का प्रयोग याद रखना अनिश्चितता या संभावना के भाव को व्यक्त करता है।
सभी को क्लियर है? आप जब मे का इस्तेमाल करते हो, आप जब मे का इस्तेमाल करते हो तो मे का इस्तेमाल आप संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी देख लो, इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। यस और नो? इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, क्या है? संभावना है। और ऐसा नहीं है कि होके रहेगी, अनिश्चितता भी है, हो सकता है ना हो। इसलिए जो अनिश्चितता का भाव है उसे आप मे से बताते हो। आशा है आपको क्लियरली समझ आया होगा। सभी को क्लियर हुआ गाइस? सभी को क्लियर हुआ? मे अनिश्चितता का भाव व्यक्त करता है। सभी को क्लियर है? मे अनिश्चितता का भाव व्यक्त करता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे जब आप गाइज अपने मन की इच्छा बताते हो कि काश कि तुम बहुत लंबा जीवन जियो, तो आप बोल देते हो कि मेरे दिल की इच्छा है कि तुम जुग जुग जियो। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है? मन की इच्छा है। ये आपकी इच्छाएं हैं। आप जो कुछ चाहते हैं आप उसके लिए मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? तो मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हो। सेंटेंस आपका देखो ऑप्टेटिव है और आपने मन की इच्छा मे के प्रयोग से व्यक्त की। आगे गाइस यहां पर आप एक बात और क्लियरली समझो, मैं इसको आपको बहुत सरल तरीके से बताना चाहूंगा। एक बात आपको बचपन में यानी क्लास 9 से सिखाई गई होगी कि हमारे पास एक कंजंक्शन है लेस्ट, और लेस्ट बेसिकली एक कंजंक्शन है। लेस्ट कंजंक्शन के बाद लेस्ट कंजंक्शन के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे बताओ कि आपको ये बात बताई गई थी या नहीं? लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 ग्रामर जब आपने पढ़ी आपको ये बताया गया होगा कि लेस्ट के बाद शुड का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस ये जो लॉजिक है ना, बेसिकली यही सेम लॉजिक मे के साथ भी है। एक दूसरे कंजंक्शन की अगर हम बात कर लें, जैसे कंजंक्शन हम अगर ले लें, मान लो दैट, so that, in order that, तो ये वो कंजंक्शंस हैं जिनके साथ हमेशा याद रखना प्रेजेंट टेंस के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। तीनों के साथ प्रेजेंट टेंस के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर टेंस पास्ट हो यानी प्रेजेंट टेंस हो तो मे, और पास्ट टेंस हो तो माइट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि बेटा आपने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि लेस्ट के बाद शुड आता है। उसी प्रकार से
दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये भी क्या है, कंजंक्शंस हैं। और इनके बाद में प्रेजेंट टेंस में और माइट पास्ट टेंस में आता है। नाउ गाइज यू कैन स्टडी दिस, आसानी से आप समझ जाओगे। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू है, तो आप इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करोगे। यही बात हो गई, इन ऑर्डर दैट के बाद मे, सो दैट के बाद मे, दैट के बाद मे, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में है तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है गाइज आप सभी को समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल यहां पे देख लो गाइस, प्रिंसिपल क्लॉज देखो ये रहा, वी ईट। सबऑर्डिनेट क्लॉज बेटा ये रहा, है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत देखो किससे हुई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हमारे पास हुई है, ध्यान से देखो, सो दैट से। सो दैट के बाद चूंकि यहां प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है। अगर मैं यहां पर ईट के प्लेस पे एट कर दूं, मान लो कर दूं, तो मुझे मे के प्लेस पे माइट करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर ईट ही है, इसलिए यहां पर मे बिल्कुल करेक्ट है। आशा है आपको समझ आया होगा। एवरीवन क्लियर गाइज? ये थी बात मे की, अब बातें हैं बात माइट की। तो माइट का प्रयोग याद रखना, लेस पॉसिबिलिटी बताता है, कम संभावना। यानी अगर संभावना थोड़ी बहुत हो तो मे, पर अगर संभावना नहीं है, मतलब ये देखो ऐसा है, ऐसा है, आपने पेपर दिया और आपको लगता है कि आप या तो आर हो या तो पार हो, मतलब आप बीच में हो। मतलब एक दो नंबर अगर ज्यादा कम हो गए तो फेल हो जाएंगे, और एक दो नंबर मिल गया तो पास हो जाएंगे, यानी पास होने की संभावना है। तो आप इसे मे से डिराइव करते। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मे और माइट में, खासकर माइट में हमें समझा दीजिएगा। मे में काम होने की संभावना होती है, लेकिन माइट में आप ये बताना चाहते हो कि संभावना नहीं है, बहुत कम है, परिणाम ज्यादातर नेगेटिव होंगे, ये भाव आप बताते हो। जैसे भाई आपने कहा कि ही माइट पास द एग्जाम, वो शायद ही अपना एग्जाम पास कर पाएगा, ज्यादा संभावना नहीं है। सीइंग हिज इंटेलिजेंस, उसका ज्ञान देखने के बाद मुझे आशा भी नहीं है कि वो पास होगा। जब संभावना कम हो तो आप उसे माइट का प्रयोग करते हैं, है ना। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करता है। इज दिस क्लियर गाइस? अब याद रखो, अगर संभावना कुछ ज्यादा ही अधिक है, अगर संभावना बहुत अधिक है, तो मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल, he stays in 5-star hotels and travels by flight, इसका मतलब है he must be very rich, उसके अमीर होने की संभावना ज्यादा है। तो गाइज आप इन तीनों सेंटेंसेस को गौर करो,
यहां पर आपको ज्यादा संभावना का भाव दिख रहा होगा, यहां संभावना काफी कम है और यहां ठीक ठाक संभावना है। आप जीना चाहते हैं ना, जीने के लिए आप भोजन कर रहे हैं, तो आपने यहां पर आप देखो मे का प्रयोग किया, संभावना दिखाई जीने की। यहां संभावना नहीं है, यहां बहुत ज्यादा है। मे का प्रयोग सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, जैसा खासकर आप टीचर्स के साथ करते हो। अगर आपको बचपन में स्कूल डेज याद हो, स्कूल के रूम की, क्लासरूम की गेट के अंदर एंट्री कर लेने के बाद हाथ निकालना और कहना कि मे आई कम इन मैम। तो गाइस, मे बेसिकली सम्मान से निवेदन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी को क्लियर हुआ? अब गाइस याद रखो, मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग ना करें। आपने यहां पर एक बात सीखी थी बेटा, अगर आपको ये बात याद हो, कैन विल प्लस एबल टू होता है, कुड विल वुड बी एबल टू होता है, कैन विल बी एबल टू होता है। ये सब उसी प्रकार से याद रखना, उसी प्रकार से दरअसल अगर आप मे को समझना चाहें तो मे इज इक्वल टू विल पॉसिबली या विल लाइकली होता है। यानी अगर आपने कहा, मान लो कि आई मे कम, मैं शायद आ सकता हूं, इसका अर्थ है आई विल पॉसिबली। ये दोनों बातें सेम है, मे और विल पॉसिबली सेम बात है। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये बात नहीं पता थी और इस सेशन के माध्यम से आपको पता चली होगी, और ये बहुत खास बात है। अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाती तो शायद आप मे को ज्यादा करीब से समझ पाते कि भाई विल पॉसिबली यानी भविष्य में होने की संभावनाएं दिखे तो मे का प्रयोग करेंगे। समझ आया गाइस? आई एक्सपेक्ट एंड होप कि आपको क्लियरली समझ आया होगा, और मेरी पूरी आशा है कि मैं आपके एकेडमिक्स में एक बेहतर रोल प्ले कर रहा हूं और आपको कुछ नया ही मिलता होगा इस क्लास के माध्यम से। तो गाइस, विल और शैल के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर धीमे पढ़ाओ, कुछ कहते हैं तेज पढ़ाओ। आप दोनों के लिए यही कहना है कि मेरी स्पीड से आप मैच कराओ। आपको तेज लिखना होगा, आपको धीमे चलना होगा। अकॉर्डिंग टू माई स्पीड इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द सेशन प्लान, जैसा कि मैंने सेशन प्लान बनाया है। और साथ ही गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नितिन मिश्रा VNS और व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़े हो, आप वहां भी डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपने सभी डाउट्स को पूरा कर लें। आप सेशन के किसी भी चीज़ को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लें अगर आपको समझ ना आई हो। वीडियो को एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको वीडियोज एक से अधिक बार देखने होते हैं। और साथ ही आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल हुई है, जो कि आप सभी तक जल्द ही पहुंच जाएगी, है ना। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे पॉज करता हूं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड गाइस, क्या क्या आपने आज नया सीखा इसे भी बताना ना भूलें। सेशन के बीच के किसी हिस्से को आप दोबारा प्ले कर लें, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लें और सोशल मीडिया में पिच करना और मुझे ऐड करना ना भूलें। जय हिंद,
जय भारत गाइस। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सभी को क्या समझ में आया। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं इस क्लास से आपको सीखने को मिला होगा। अगली क्लास का आप इंतजार करेंगे और शैल विल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि अगली क्लास में आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से क्लास को समझ पाओ। सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय गाइस।